हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास जो है इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। और उसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी उसको हमने फिनिश किया कल। और उसके बाद जो है हमने उसकी फेजेस देखी, कितनी फेजेस होती हैं। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आने वाली क्लासेस जो होगी उसमें मैं पूरा का पूरा जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है माइटोसिस में, उसको मैं फिनिश कराऊंगी। तो बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें पूरी की पूरी माइटोसिस फिनिश होने वाली है। माइटोसिस की मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और अभी जो है मैं आपको रिकैप करवाती हूँ लास्ट वाली क्लास में हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था सेल डिवीजन के बारे में कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना जो लाइफ ऑरिजिनेट करते हैं वो फ्रॉम द सिंगल सेल से, जिसका नाम है जाइगोट से। और जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होकर क्या बनता है, बिलियंस ऑफ सेल्स बनता है। और बेसिकली क्या होता है, उसे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। और ग्रोथ और डिवीजन एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलर के अंदर ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और सेल डिवीजन, ये इंक्लूसिव इवेंट्स होता है। उसके बाद हमने कहा था कि क्यों सेल डिवाइड करता है, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, क्योंकि सेल जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी साइटोप्लाज्म बढ़ती है। तो साइटोप्लाज्म बढ़ने से क्या होती है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस जो होती है वो बहुत ही कम स्पेस में रह जाती है और फिर उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है वो पूरे पूरे सेल को। इसीलिए उस दोनों की जो इसीलिए डिवीजन होती है, ताकि क्या होगी, सेल जो होती है उसकी साइज भी नॉर्मल रह सके, उसके साइटोप्लाज्म भी नॉर्मल रह सके, उसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो नॉर्मल रह सके, इसलिए होती है सेल डिवीजन। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेल साइकिल जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इवेंट्स होता है जिसके अंदर जो डुप्लीकेशन होती है जीनोम की, उसके बाद बाकी जितने तरह के कंस्टिट्यूएंट्स होती है उसकी सिंथेसाइजेशन होती है, प्रोटीन बनती है, न्यूक्लिक एसिड बनती है, अमीनो एसिड बनती है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था कि किसमें कितना टाइम लगता है, और मैंने आपको ये कल वाली क्लास में अच्छे से करवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको फेजेस में दो फेजेस बताया था, एक इंटरफेज होता है और दूसरा होता है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और फिर इंटरफेज मैंने आपको बताया था कि ये रेस्टिंग फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ लगता है। इसकी तीन सब फेजेस थी, G1, S, G2। और दूसरा था एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, लेस देन 5% लगता है, और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और जो एम फेज होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कल कर लिया था। उसके बाद सेल साइकिल जो होती है उसकी डायग्राम जो है उसके हिसाब से भी हमने देख लिया था, गैप 1 फेज, गैप 2 फेज, एस फेज और G0 यानी कि क्वेश्चन फेज, ये सबको हमने अच्छे से डायग्राम से समझ लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो होगी वो क्या स्टार्ट होगी, हमने G1, S, G2 और ये G0, इस सबको हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो स्टार्ट होने वाली है वो क्या होगी, सबसे पहले एम फेज स्टार्ट होगी। एम फेज के अंदर में भी कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, यानी कि पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। तो हमारी यहाँ तक हो चुकी है, मतलब गैप 2 जो है यहाँ तक हो चुकी है। उसके बाद ये वाली स्टार्ट होने जा रही है अभी। तो उसमें सबसे पहले जो कैरियोकाइनेसिस में है वो है प्रोफेस। तो प्रोफेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोफेस जो है इसमें इसमें क्या होता है, ये पहला स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, है ना। ये क्या होता है, पहला स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस की, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन की ये पहली स्टेज है, प्रोफेस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं कि ये एक सेल है और सेल के बाहर बाहर ये इसकी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इंटैक्ट इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये इसके अंदर जो है क्रोमोजोम की कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स है वो क्या है, ऐसे बिखरी हुई पड़ी हुई है, और ये इसकी सेंट्रियोल है जो कि मूव करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है। तो वही यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, दैट इज दी। और ये अर्ली प्रोफेस जो है उसका डायग्राम है। अर्ली प्रोफेस का अच्छे से याद रखना है हमें। यहाँ पे क्रोमोजोम की कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे सेंट्रोजोम जो है ये स्टार्ट हो चुका है मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। ये इसकी अपोजिट पोल्स होगी, ये वाली, और ये वाली इसकी अपोजिट पोल्स होगी। तो यहाँ पे क्या किया है, मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रोफेस के अंदर ये देखने को मिलता है, बेसिकली अर्ली प्रोफेस की अगर हम बात करें। उसके बाद आता है हमारा दूसरा डायग्राम है, दैट इज द लेट प्रोफेस। और लेट तो बेसिकली क्या होता है, लेट प्रोफेस में जो ईआरजीसी लाइसोसोम वैक्यूल वगैरह होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो अर्ली प्रोफेस के दौरान ये जो है इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप जो थी वो इंटैक्ट थी इसमें। लेकिन इसमें लेट प्रोफेस में क्या होता है कि ये डिसअपियर होने लगता है, ये सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पे एस्टर देखने को मिलता है, यानी कि एस्टर का मतलब होता है चमकीला सा कुछ धागे, यानी कि जिसको हम एस्टर कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें एस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसको हम एस्टर का मतलब होता है स्टार लाइक। ठीक है, स्टार लाइक। तो यहाँ पे स्टार लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है लेट प्रोफेस के दौरान। और माइटोटिक एपेरेटस जो है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो माइटोटिक एपेरेटस क्या होता है, बेसिकली एस्टर और उस एस्टर से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर जो कि आगे हम देखेंगे, उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपेरेटस।
तो अब जो है हमने प्रोफेज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेटाफेज, ठीक है। सेकंड फेज जो है कैरियोकाइनेसिस की, इसको हम मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है अभी। मेटाफेज में सबसे पहले होगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज, उसके बाद एक्चुअल मेटाफेज वो स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले ट्रांजिशन टू मेटाफेज, उसके बाद आएगा मेटाफेज, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है विद द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। जो लेट प्रोफेज था उसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुई है, उसके बाद ये मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि लेट प्रोफेज के बाद जो है वो मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे दैट इट्स स्टार्ट विद द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। जो होता है यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कंप्लीट तरीके से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बनता है। बेसिकली क्या होता है, हमारा क्रोमोजोम्स है, और ये क्रोमोजोम्स जो होता है वो उसमें इसकी ये होती है हमारी एस्टर्स, और ये अपोजिट पोल्स जो होता है उस पर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। और मूव करना स्टार्ट जो कर दिया यहाँ पे, यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये यहाँ पे आ चुका है। और ये इसके साथ लगी हुई है एस्टर, और एस्टर के साथ सॉरी ये सेंट्रियोल है, और ये सेंट्रियोल के साथ लगी हुई है एस्टर, और एस्टर जो होता है ये जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर से। तो ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स ही लगे हुए हैं यहाँ पे इन सारे एस्टर से, ठीक है। और ये होती है काइनेटोकोर, किसी भी क्रोमोसोम्स की ये होती है काइनेटोकोर, जिस पे आके स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के पास जो है डिस्क शेप का स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस काइनेटोकोर जो होता है इसके साथ अटैच रहता है, दैट इज द स्पिंडल फाइबर, यहीं पे आके क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है, हमने बताया कि ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो होती है न्यूक्लियर इन्वेलप की, उससे स्टार्ट होता है। और कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम्स का इज कंप्लीटेड, मतलब क्योंकि स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं, एंड कंप्लीटेड कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और ये क्लियरली यहाँ पे क्रोमोसोम से मतलब अच्छे से कंडेंसेशन हो चुकी है। फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो होता है वो मेटाफेज के दौरान ही हमें देखने को मिलता है, और ये क्लियरली विजिबल होता है हमें माइक्रोस्कोप में। तो इसीलिए जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हम बेसिकली अच्छे से स्टडी कर पाते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स की। तो इसलिए एम से मेटाफेज और एम से मॉर्फोलॉजी हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करवाते हैं यहाँ पे अच्छे से, तो ये याद रखना है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर जो होता है यहाँ पे अटैच होता है टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके अटैच होता है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेटाफेज वाला जो ये ट्रांजिशन था, मतलब मेटाफेज में जा रहा है। अब मेटाफेज में एक्चुअल क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट बनता है। बेसिकली क्या होता है कि सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होता है, एक लाइन में अरेंज हो जाता है, यानी कि ये इसकी इक्वेटोरियल प्लेट है। इस इक्वेटोरियल प्लेट पे आके क्या होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं जुड़ जाते हैं, और बेसिकली यहाँ से वही स्पिंडल फाइबर जुड़े रहता है। ये सारे स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर से यहाँ पे अटैच रहेगा, ठीक है। यहाँ पे काइनेटोकोर होगा, इस काइनेटोकोर से क्या होगा, अटैच रहेगा। और ये इसकी सेंट्रियोल, और ये जो कि अपोजिट पोल्स पे जाके पहुंच चुकी है, और यहाँ से ये इसकी एस्ट्रल रेज निकल रही है, ठीक है। और क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया है, ये इक्वेटोरियल प्लेट होता है जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट भी क्या होता है, जाके अलाइन हो जाता है। तो ये रही मेटाफेज की बात। अब हम बात करेंगे दैट इज दी एनाफेज के ऊपर, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज जो होता है इसमें पहले क्या होता है कि सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट होता है, और क्रोमैटिड सेपरेट होता है। अब सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड है क्या, देखो जैसे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये क्रोमोसोम था, है कि नहीं, ये पूरा ये ब्लू वाला और ये ब्राउन वाला, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे देख लो, ये सेम वही क्रोमोसोम्स है जिसकी एक साइड की क्रोमैटिड ये वाली ये सेपरेट हो चुकी है, और ये वाली एक साइड की इसकी क्रोमैटिड यहाँ सेपरेट हो गई है। इसकी यहाँ पे ये सेपरेट हो चुकी है, और ये यहाँ पे ऐसे सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाली इसकी सेंट्रोमियर हो जाएगी, ये जो इसके बीच में थी वो हमने कहा था कि सेंट्रोमियर होगी। उसके बाद इसके यहाँ पे ये वाली इसकी एक और क्रोमैटिड आएगी, है ना। और इस दोनों को हमने क्या कहा था, दैट इज द सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट होगी, और क्रोमैटिड जो होगा ये क्रोमैटिड है, और ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा एनाफेज में। और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज द क्रोमैटिड क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट होगा मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल्स जो होगा वहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो क्रोमैटिड सेपरेट हुआ है वो क्रोमोसोम जो होगा वो मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट जो होगा वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा अवे टुवर्ड द पोल्स की तरफ, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद होता है कि सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस एट लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। जैसे कि इसका सेंट्रोमियर जो होता है ये होगा पोल्स की तरफ, लेकिन इसकी जो आर्म्स होगी बेसिकली ये जो क्रोमैटिड है ये बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम्स की आर्म्स की तरह लग रही है। ये इसकी आर्म्स जो होगी वो ट्रेलिंग बिहाइंड होगा, यानी कि पीछे की तरफ होगा, टेल की तरफ, पूंछ की तरफ, पीछे की तरफ होगा। और इसकी सेंट्रोमियर जो होगी वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी, पॉइंटेड होगी, ठीक है, पोल्स की तरफ।
और एनाटॉमी जो होता है, ए से एनाफेज और ए से एनाटॉमी वाले पॉइंट याद रखने हैं कि एनाटॉमी जो होती है क्रोमोसोम्स की वो बेस्ट स्टडी होता है इन द केस ऑफ एनाफेज। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द फोर्थ फेज, दैट इज द टीलोफेज। टीलोफेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीकंडेंस हो जाता है। जहाँ पे वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज के दौरान, यहाँ पे डीकंडेंस हो जाएगा वापस से एंड अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देगी और बेसिकली यहाँ पे दो सेल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये अलग अलग दो सेल बन गए हैं और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह जो होता है वो फिर से इसके सेल के बाहर देखने को हमें मिलता है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्रोमोसोमल कंटेंट्स जो होगा वो क्या होगा, डीकंडेंस्ड हो जाएगा यहाँ पे, और न्यूक्लियर ईआरजीसी वो सारे के सारे दोबारा से बन जाएंगे। तो टीलो फेज के दौरान ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है, ईआरजीसी वगैरह फिर से फॉर्म हो जाता है। अच्छे से याद रखना है ये पॉइंट हमें। तो ये सारी पॉइंट थी हमारी कैरियोकाइनेसिस के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है। अब हमें क्या पढ़ना है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस पढ़नी है। अब क्या होगा कि दो टुकड़ों में क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, यानी कि सेल की डिवीजन होगी। तो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, यहाँ पे दो न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर हमें मिल गया है। अब इस दो डॉटर न्यूक्लियर जो है इसमें किस तरह की कैसे करके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, वो बेसिकली अलग अलग होती है। प्लांट सेल के अंदर अलग होती है और एनिमल सेल के अंदर अलग होती है। मैंने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, ये अलग अलग होती है, यानी कि प्लांट सेल में अलग और एनिमल सेल में अलग। तो हम उसको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के ऊपर। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि प्लांट सेल जो होता है और एनिमल सेल इसमें अलग अलग तरह से होता है। जो एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल में मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस हमें मिल गया है टीलोफेज के दौरान। दो न्यूक्लियस जो होगा, अब क्या होगा कि एनिमल सेल के अंदर फरो बनता है, मतलब बीच से यहाँ से फरो बनेगा, बीच से फरो बनेगा और क्या होगा, यहाँ से ही ब्रेक करेगा सेल। ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ पे फरो बनेगा और ब्रेक करेगा। तो ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, फरो बन रहा है, तो इसको हम सेंट्रीपीटल टाइप की साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रीपीटली क्या हो रहा है, इसमें फरो बन रहा है अंदर की तरफ, और यहाँ से क्या होगा कि दो सेल अलग अलग बन चुके हैं। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, जैसा कि हमें पता है कि एनिमल सेल के में सेल वॉल वगैरह एब्सेंट होता है। प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, बीच में क्या है, इसमें सेल प्लेट बनेगा, और सेल प्लेट जो है इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है कि यहाँ पे सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। और इसमें जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि बाहर की तरफ क्या होता है, इसमें यहाँ पे यहाँ से डिवीजन होता है, यानी कि इसमें ब्रेकेज होती है वो बाहर की तरफ होगी, सेंट्रीफ्यूगली सेल प्लेट बनेगी और बाहर की तरफ, और यहाँ से क्या होगा, फिर दो अलग अलग तरह के सेल बन जाएंगे, और इसके बीच में क्या आ जाता है, मिडिल लैमेला, जो कि हमें पता है कि प्लांट्स के केस में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म उसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब लगातार उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रही है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। और तो क्या होगा कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, मतलब सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसमें एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिंसाइशियम कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड को ही, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगी उसमें, और सिंसाइशियम कंडीशन भी कहते हैं उसको, और ये हमें देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे याद रखना है, दैट इज द लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो होता है उसके अंदर जो लिक्विड इंडोस्पर्म होती है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिंसाइशियम कंडीशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द माइटोसिस के ऊपर लास्ट टॉपिक, उसमें है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो इसमें यूजुअली ये रेस्ट्रिक्टेड होता है माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में ओनली। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि ये यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है, जो डिप्लॉइड सेल्स होता है 2n उसमें ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये माइटोसिस। लेकिन कुछ जो लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट जैसे कि हनी बीज की बात कर लें तो उसमें हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, है ना। बेसिकली डिप्लॉइड सेल करता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स हो गए और कुछ सोशल इंसेक्ट होता है जैसे कि हनी बी की बात कर ले तो उसमें हैप्लॉइड सेल्स भी क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं माइटोसिस से। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है कि इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्योंकि माइटोसिस जो है उसमें मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल का मतलब होता है कि यहाँ पे जेनेटिक कंपोनेंट जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये हेल्प करता है ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर इज ड्यू टू माइटोसिस। हमारे जो हम लोग जो है माइटोसिस में ग्रोथ जो होता है वो क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द माइटोसिस की वजह से ही हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। सेल की जो रिपेयर होती है, कोई भी सेल, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में क्या होता है कि जैसे हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है
कि वो हर एक मतलब हम वीक में क्या होता है कि लगभग 2 बार वो उसको क्या करना है, रिपेयर करना होता है, क्योंकि हाइली एसिडिक कंडीशन होती है हमारे स्टमक के अंदर, तो वो क्या होता है बार रिपेयर होता रहता है। तो ये माइटोसिस की हेल्प से ही होता है, तो सेल रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये जो एपिडर्मिस जो होती है उसकी अपर लेयर जो होती है उसकी रिप्लेसमेंट भी माइटोसिस ही करती है। लाइनिंग ऑफ गट, हमारी गट की जो लाइनिंग होती है, जैसे हमारे स्टमक की बात करें, उसकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो भी माइटोसिस ही करती है। और ब्लड एंड सेल्स का आर विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, इन सबका जो रिप्लेसमेंट होता है वो सभी, जैसे सिर्फ गट का नहीं, ब्लड और सेल्स जो होते हैं उसका भी रिप्लेसमेंट यही माइटोसिस करता है। इसके बाद बात कर ले, दैट इज द कंटिन्यूअस ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ क्या होती है, ग्रोथ होती है, इज ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, एपाइकल मेरिस्टम वगैरह, उसमें क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन की वजह से ही क्या होता है, इसमें थ्रू आउट लाइफ क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं, ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स के केस में। तो ये सारी बातें थी हमारी माइटोसिस के ऊपर। और मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर करवा दिए हैं। दैट इज़ दी माइटोसिस। पहले स्टार्टिंग में सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवाइड क्यों करते हैं, टाइम कितना लगता है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उसके बाद मैंने आपको माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बता दी है कि माइटोसिस होती क्यों है, क्यों होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो होगी मियोसिस के ऊपर। मियोसिस के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर एक ही वीडियो में मैं उसको कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स जो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आपको अगर समझ में आता है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं भी आ रहा है तो भी, तो आप लिख सकते हैं इसको। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है t.me/neetsas पे जुड़ सकते हैं इन सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।